वीडियो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है। Topic: concave mirror. Why is your reflection upside down on a spoon? Wow. Looks like you're getting ready to go for a party. Why don't you stand here and then look into the spoon? पर इसमें एक ही फ्लॉ है वीडियो में कि इमेज बड़ी नहीं दिखी हमें, हाँ? तो साइज की बात इसमें नहीं की है। Don't देख रहे हो worry, पास में your सीधी image दिख रही है, appeared दूर upside down जाकर because उल्टी of दिख the inward curve of the spoon. The surface of the spoon, which is curved inwards, acts like a concave mirror. You look confused. Let me explain. A concave mirror is a mirror whose reflecting surface is curved inwards. Being curved inwards, it reflects or bounces back the light rays in a different manner. When you see yourself in a spoon, which is like a concave mirror, the light rays from your face fall on the top of the spoon and get reflected downwards, while the light rays from your feet fall on the bottom of the रीजन spoon समझ and रहे हो get अभी? reflected इमेज upwards. इन्वर्टेड क्यों दिख रही है? As a result, you see yourself दूर से upside down. पैर ऊपर Now, the सर नीचे। point where all these light rays meet is called the focal point. When you stand beyond this point, only then will you be able to see an inverted image of yourself. However, if you stand before the focal point, the image will look upright. तो ये समझ में आ गया होगा तुमको इमेज उल्टा या सीधा दिखने का कारण। ये तो हमने कॉनकेव मिरर की बात की। टेक ए लार्ज शाइनिंग स्पून, तो इसकी कर्व सरफेस में, पर अगर इसी स्पून को तुम उल्टा कर दो तो, यानी बैक साइड में देखो तो क्या होगा, इमेज कैसे दिखेगी ऑन बैक साइड, कैसे दिख रही है? सीधी, और पीछे का लार्ज फील्ड ऑफ व्यू कवर हो रहा है, यानी तुम्हारे अलावा और भी बहुत सारी चीजें दिख रही है, जैसे गाड़ी के रियर व्यू मिरर में या बैक व्यू मिरर में हम देख पाते हैं। और इसमें क्या दूरी बढ़ाने से कोई फर्क पड़ेगा? इफ वी चेंज द डिस्टेंस, इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस, विल इट मैटर? क्या इमेज उल्टी हो जाएगी इसमें कॉनकेव मिरर की तरह या नहीं होगी? क्या कहते हो? नहीं होगी सर। हाँ, तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है सीधी। ये इमेज फॉर्मेशन रेज दिखाई है इसमें, कैसे इमेज बन रही है। ये ऑब्जेक्ट है की, चाबी, और इसकी इमेज बन रही है सीधी, पर इमेज कैसे बन रही है? छोटी, तभी ये लार्ज फील्ड ऑफ व्यू कवर करता है। तो दुकानों में इसे लगाया जाता है, दुकान में लगा हुआ है किसी शॉप में, जिससे कि लार्ज फील्ड ऑफ व्यू कवर कर रहा है। तो दुकानदार दुकान के बड़े हिस्से पर नजर रखने के लिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी में भी इसलिए कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है कि पीछे से आने वाली सारी गाड़ियों पर हम नजर रख सकें। लार्ज फील्ड ऑफ व्यू कवर करता है कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें इमेज हमेशा सीधी दिखेगी। तुम देख पा रहे हो दूर दूर तक इमेज सीधी दिख रही है, चाहे डिस्टेंस कितनी भी हो, और लार्ज फील्ड ऑफ व्यू कवर हो रहा है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर की स्पेशल प्रॉपर्टी है इमेज फॉर्मेशन को लेकर। जबकि कॉनकेव मिरर क्या करता है? एनलार्ज इमेज दिखाता है, जिसकी वजह से कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल हम डेंटिस्ट मिरर की फॉर्म में भी करते हैं। दांत में कोई फ्लॉ है, कैविटी है, कीड़ा लग गया है, तो ये डेंटिस्ट मिरर है। इससे अंदर की फाइन डिटेल हमें दिखाई देती है, क्योंकि कॉनकेव मिरर बड़ा करके दिखाता है। और मिरर्स की इन्हीं डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वजह से इनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हम सेट करते हैं। इमेज जो है इन्वर्टेड जो दिख रही थी, उसको हम इस रे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। प्लेन मिरर में जो इमेज है वो सीधी दिख रही थी, जबकि कॉनकेव मिरर में फोकस के बाद उल्टी दिख रही थी। तो यहां से एक्सप्लेनेशन मिल रहा है कि जो चेहरा है, ऊपर वाली रे वो नीचे की तरफ जा रही है, और जो नीचे वाली रे है वो ऊपर की तरफ जा रही है। दैट्स व्हाई इमेज गेट इन्वर्टेड। तो ये क्लैरिटी तुमको आ गई होगी। डू यू गेट द इमेज? इज इट स्मॉलर और लार्जर? ये पूरी एक्टिविटी तुम कर सकते हो। तुम चाहो तो एक पूरी टेबल बना सकते हो। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, ऑब्जर्व द इमेज, हाउ डज इट चेंज।
तुम चाहो तो एक चींटी को लेकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। चींटी को पहले ट्रेनिंग दो, शक्कर के दाने की तरफ वो चलेगी, शक्कर का दाना उसको दिखाओ, सुंघाओ, फिर उससे दूर ले जाओ शक्कर के दाने को, और वो जो नई चमचमाती चम्मच है वो चींटी के पास रखकर तुम देखो चींटी जब पास आ रही है, चींटी जब दूर जा रही है, तो इमेज का साइज किस तरह से चेंज हो रहा है, यू कैन ऑब्जर्व इट। Reverse the spoon and repeat the activity. How does the image look like now? Compare the characteristics of the image on the two surfaces. तो ये एक्टिविटी तुम्हें करनी थी। कंक्लूजन हम निकाल चुके हैं। The curved surface of a shining spoon could be considered as a curved mirror. The most commonly used type of curved mirror is the spherical mirror. Spherical mirror जो है एक स्फीयर का पार्ट होता है, यानी स्फीयर का पार्ट मीन्स हमारे पास अगर एक स्फीयर है, उसका कोई भी हिस्सा मैं काट के अलग कर सकता हूं। दिस इज अ बॉल, नॉट अ सर्कल, दिस इज अ बॉल। तो इसका कोई हिस्सा मैंने काट के अलग किया, सपोज ये हिस्सा, और इसमें मैं पॉलिश कर सकता हूं। अगर मैंने पॉलिश की है आउटर साइड पर, पॉलिश के बारे में हमने कल बात की थी, एक तो सिल्वर ऑक्साइड, एक मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अगर हमने पॉलिश इस साइड की है तो उसको कैसे दिखाते हैं, इस तरह से लाइंस दिखाकर। तो बताओ ये M1 जो है वो कॉनकेव मिरर बनेगा या कॉन्वेक्स मिरर बनेगा? कॉनकेव और कॉन्वेक्स? सर कॉन्वेक्स। M1 इज कॉन्वेक्स मिरर। हाँ नहीं था अगर नहीं, देखो कॉन्केव पॉलिश, होगा ना उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पॉलिश सरफेस के अपोजिट साइड पे होगी पॉलिश ना। दो तरह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये अगर प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर पे मैंने जो है इस साइड मर्क्यूरिक ऑक्साइड की लेयर लगाई है, तो तुम अपनी शक्ल किधर से देख रहे हो, इधर से। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि मिरर को हमें पहुंचना पड़ता है, और पहुंचने से कई बार जैसे डस्ट पार्टिकल अगर है कपड़े में तो स्क्रैचेस आ सकते हैं सरफेस पर। अगर हम फ्रंट फेस पे पॉलिश करेंगे, मेटेलिक मिरर भी होते हैं बच्चों, जो बने हुए मेटल के होते हैं, धातु के, जैसे टिन के डब्बे के अंदर वाली सरफेस तुमने देखी हो, रसगुल्ले का डब्बा जो आता है पैक्ड टिन, तो वो मिरर लाइक सरफेस होती है, तो उसमें फ्रंट फेस पे पॉलिश होती है। अब वो ये वाली नहीं होती, मर्क्यूरिक ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड वाली पॉलिश नहीं होती, उसको घिसा हुआ रहता है, इतना स्मूथ कर दिया जाता है, चिकना कर दिया जाता है सरफेस को कि वो सरफेस चमकती है। तो अगर फ्रंट फेस पर पॉलिश होगी तो डिसएडवांटेज ये है कि जब हम कपड़ा लेके साफ करेंगे उसको तो उस पर स्क्रैचेस आ जाएंगे, पॉलिश खराब हो जाएगी। इसलिए हम बैक फेस पे पॉलिश करते हैं। तो तुम्हारी शक्ल ऐसे दिख पा रही है, तो उस सेंस में तुम M1 को क्या बोलोगे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्केव। हाँ, M1 को हम बोलेंगे कॉनकेव। तो अगर मैंने पॉलिश की इस साइड में, दिस इज अनदर पीस ऑफ स्फीयर, तो अब तुम साफ साफ समझ गए होंगे कि अगर मैं इसको नाम देता हूं M2, तो हम M2 को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। वेरी गुड। तो हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को पहचानना सीखा, और ये स्फीयर का पार्ट होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। Next, Article 10.2 spherical mirrors. The reflecting surface of a spherical mirror may be curved inwards or outwards. अंदर की तरफ भी हो सकती है, बाहर की तरफ भी हो सकती है। ये कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर की हम बात कर रहे थे। The reflecting surface of a spherical mirror may be curved inwards or outwards, जैसे हम यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं। Spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, अंदर की तरफ जो होती है
that is faces towards the center of sphere is called a concave mirror. अब ये center of sphere कौन सा है इस डायग्राम में लोकेट कर सकते हो? ये है सेंटर ऑफ स्फीयर। तो इसके रेफरेंस में हम बात कर सकते हैं, is called a convex mirror. The schematic representation of these mirrors is shown in figure 10.1. You may note in these diagrams that the back of the mirror is shaded. तो जो shaded portion है वो polished portion है यहाँ पर। You may now understand that the surface of the spoon curved inwards can be approximated to a concave mirror and the surface of the spoon bulged. तो एक नया शब्द तुम सीखो, bulged. Are you familiar with this word? Bulged. क्या मतलब होता है इसका? I don't know. जैसे लोगों की तोंद बाहर निकली रहती है, पेट बाहर आ जाता है, bulged, bulge portion, है ना? वैसे ही this is bulge. ये जैसे इसकी बात करें convex की तो इसको बोलेंगे bulged. Bulge outwards can be approximated to a convex mirror. Before we move further on spherical mirrors, we need to recognize and understand the meaning of a few terms. यानी terminology हमें सीखनी होगी. These terms are commonly used in discussion about spherical mirrors. वो कौन कौन सी terms हैं? Center of reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole. It lies on the surface of the mirror. The pole is usually represented by letter P. तो मैं डायग्राम बनाकर दिखाता हूं बच्चों कि क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज करने वाले हैं। तो सपोज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉनकेव मिरर के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज ए कॉनकेव मिरर, इस साइड पर इसमें पॉलिश है और जनरली हम जो इंसिडेंट रे है वो बनाते हैं लेफ्ट टू राइट। तो इस कॉनकेव मिरर का जो सेंटर पॉइंट है इसको हम पोल की तरह रेफर करें। हालांकि हम किसी भी पॉइंट को पोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, पर इन जनरल तुम्हारे लेवल पर, हायर लेवल पर तुम जाकर सीखोगे पोल कोई भी हो सकता है, पर अभी तुम्हारे लेवल पर, लो लेवल पर हम बात करेंगे सेंटर पॉइंट इज द पोल। और पोल से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास होगी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अगर मैं इस स्फीयर को कंप्लीट कर दूं जिसका कि मिरर एक पार्ट है, तो मैंने डॉटेड लाइंस, तुम्हें भी बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। स्फीयर को कंप्लीट कर दिया तो इसका जो सेंटर हमें मिला वो यहां मिला, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो टर्मिनोलॉजी है वो कुछ इस तरह की है। P इज द पोल, हिंदी में कहते हैं ध्रुव, तुमने सुना भी है पोल स्टार, ध्रुव तारा, वहीं से ये शब्द आया। एंड C इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो PC है, P से लेकर C तक, बच्चों इस PC को मैं कहूंगा प्रिंसिपल एक्सिस। हम चाहे तो और आगे पॉइंट A ले सकते हैं, PA को भी कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मैच हो जाएगा। अदरवाइज इसको भी कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या तुम बता सकते हो प्रिंसिपल की स्पेलिंग में क्या लिखूं यहाँ पर? Either PAL or PLE. What do you think? PAL I should write here or PLE? PLE. PAL. अब तुम दोनों डिसाइड कर लो। PL. पक्का? तो तुम्हें पता होना चाहिए जब PAL आता है तो उसका मतलब होता है प्रधान, प्रमुख। जैसे जब तुम एप्लीकेशन लिखते हो प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर, प्रधान, प्रमुख, मुख्य, उसमें आता है PAL। और PLE किस सेंस में आता है? सिद्धांत, प्रिंसिपल। सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो आता है PLE। तो यहां पर तुम्हें क्या लगता है ये जो एक्सिस है जिसको हम हिंदी में कहते हैं अक्ष, अक्ष, और आंखों को क्या बोलते हैं? चक्षु।
तो क्ष दोनों में कॉमन है। तो ये अक्ष है, प्रधान अक्ष है या सिद्धांत अक्ष है? बोलो कौन सी स्पेलिंग, 1 वाली या 2 वाली? 2 1 1 हाँ, ये क्लियरिटी होनी चाहिए तुम्हें। ये है प्रधान, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल, इसलिए मैंने रेड में लिखा है इसको। एक्सिस, ये बहुत गलती करते हैं बच्चे, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो पीसी इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने टर्मिनोलॉजी सीखी। और एक और टर्म सीखेंगे, अगर मैं यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका उसको बोलता हूँ एम, और यहाँ जो एंड हो रहा है उसको बोलता हूँ एम डैश, देन एम पी एम डैश, ये वो हिस्सा है जो एक्सपोज्ड है, एक्सपोज टू एयर, खुला, मिरर का वो हिस्सा जो एक्सपोज टू एयर है। जैसे तुमने एक नाम सुना है अपर्चर, आर यू फैमिलियर विद द टर्म अपर्चर? हाँ व्हाट इज अपर्चर? कैमरे का तुमने गौर किया हो तो जब तुम तेज रोशनी में जाते हो तो तुम्हारी आंख कम खुलती है, और अंधेरे में जाते हो तो तुम्हारी आंख ज्यादा खुलती है, बड़ी हो जाती है। सो अपर्चर इज समवॉट रिलेटेड टू दैट। कैसे? पार्ट एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड अपर्चर। कैमरा में भी अपर्चर होता है बच्चों, कैमरा से भी हम टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर मिरर का जो हिस्सा हवा में खुला है, कवर्ड नहीं है, इट इज कॉल्ड अपर्चर। एमपीएम डैश इज अपर्चर। अब जब भी हमें कोई रे डायग्राम बनाना है तो रे डायग्राम बनाने के कुछ जनरल रूल्स हैं, वो ये है, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, दिस इज पैरेलल टू पीसी। पैरेलल टू पीसी मींस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। माना कि मैंने इस रे का नाम रखा AB, तो AB को हम बोलेंगे जो कि मिरर की सरफेस पर इंसिडेंट है, उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। सो AB इज इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किधर जाएगी, वी कैन जज अबाउट रिफ्लेक्टेड रे, पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। वो कैसे? उसके लिए हमें चाहिए नॉर्मल, क्योंकि हमने सीखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हम जानते हैं किसी सर्कल में क्या होता था, सर्कल की बात कर रहा हूं अभी, 2D ऑब्जेक्ट, ये रेडियस है और ये इसकी सरफेस पर टेंजेंट है। तो इस टेंजेंट और इस रेडियस के बीच में एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। जब भी एंगल होता है 90 डिग्री उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो किसी सर्कल में किसी भी पॉइंट पर तुम रेडियस को देखो तो वो नॉर्मल होगी, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी उसके नॉर्मल होगी। जो सर्कल के लिए ट्रू है वो स्फीयर के लिए भी ट्रू है। स्फीयर की कोई भी रेडियस उसके किसी पॉइंट पर खींचे जाने वाले टेंजेंट पर नॉर्मल होती है, यानी नॉर्मली मीट करती है। तो अगर मैं C से B को जोड़ते हुए एक लाइन खींचता हूं जो कि इस स्फीयर की रेडियस भी है और CP भी रेडियस है, मैं चाहूं तो यहां लिख भी सकता हूं CP जो बराबर है CB के, है कि नहीं है बराबर, बोलो। आर दे इक्वल और नॉट? यस सर। नहीं बराबर तो है रेडियस। अच्छा हाँ सॉरी, इट इज बॉल, बॉल है ना, तो बॉल में सेंटर पॉइंट की दूरी उसके हर बॉल की सरफेस के हर पॉइंट से इक्वल होती है, तो वो रेडियस है। इसको हम दिखाते हैं कैपिटल R से बच्चों, और इसका स्पेसिफिक नेम है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। डू यू नो व्हाट इज कर्वेचर? हिंदी में कहते हैं वक्रता, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वक्रता, और पूरे को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्र, अष्टावक्र की कहानी सुनिए बच्चों। नहीं अष्टावक्र
इतिहास में अगर जाओगे तो मिलेगा, बहुत ही पौराणिक कथाओं में मिलेगा। 8 जगह से उसका शरीर मुड़ा हुआ था। कोई सड़क अगर घूमती है तो हम बोलते हैं वक्राकार, सड़क में कर्व आ गया नहीं, घूम गई, वक्रता। तो घुमाव की जो त्रिज्या है, घुमाव की जो रेडियस है, उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मिरर के लिए हम ये स्पेशल टर्म डिफाइन करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जहां पे तुम्हें ये समझना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन curvature and radius of curvature। क्या तुम बता सकते हो कि एक बढ़ने पर दूसरा बढ़ेगा या घटेगा? क्वालिटेटिव रिलेशन। एक होता है क्वांटिटेटिव, एग्जैक्ट फॉर्मूला हमें पता हो। एक होता है क्वालिटेटिव, कम ज्यादा के टर्म्स में हम बात करते हैं। Curvature is proportional to r. So can you guess कि अगर मैं कर्वेचर को दिखा रहा हूं C से और रेडियस ऑफ कर्वेचर को दिखा रहा हूं R से, तो कौन सा रिलेशन बेटर एक्सप्लेन करता है इनके बीच के रिलेशनशिप को? R is proportional to C और R proportional 1 upon C. Which one represents in better way? Relation 1 or relation 2? बोलो। First वाला। अगर मैं कहता हूं कि कर्वेचर बढ़ाने पर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बढ़ती है, तो फर्स्ट वाला सही है। पर अगर ऐसा है कि कर्वेचर जब बढ़ता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर घटती है, कम हो जाती है, तो कौन सा सही हुआ? सेकंड वाला सही हुआ। तो कंक्लूसिव स्टेटमेंट देने से पहले मैं तुम्हें कर्वेचर का मीनिंग समझाना चाहता हूं। दिस इज कर्व 1 C1 and this is curve 2 C2 and here it is curve 3 C3। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुमसे कहूं कि इनको कर्वेचर के हिसाब से अरेंज करो इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर के बढ़ते क्रम में जमाओ, तो तुम C2 C1 नहीं, बढ़ते क्रम में यानी सबसे ज्यादा कर्वेचर जिसका वो सबसे बाद में आएगा, तो तुम C3 ऐसे C1 जमाओगे। मैंने C1 कर दिया, इसको C2, तो तुम कैसे जमाओगे? C2 C1 C3 जमाओगे या C3 C1 C3 C2 ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, which one is correct according to you? हाँ, ए और बी? B। क्या लिखना था हमको? इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका ऑफ कर्वेचर, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कर्वेचर। सो व्हाट डू यू थिंक, ए और बी? किसका कर्वेचर सबसे कम है, C3 का या C2 का? B। सब ये बोल रहा है। बी। ओके, B is wrong answer. A is correct answer. Reason behind, इन तीनों में सबसे ज्यादा कर्व्ड कौन सा है? सबसे ज्यादा कर्व्ड 3 दिस इज मोस्ट कर्व्ड। सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ कौन सा है? C3। C3 तो उसका कर्वेचर सबसे ज्यादा हुआ, तो हाईएस्ट कर्वेचर C3 एंड लीस्ट कर्वेचर सबसे कम मुड़ा हुआ कौन सा है? C2। क्या ये बात समझ में आई? ऐसा ओके, तो हमने सीखा कर्वेचर जिसका सबसे ज्यादा वो C3 है। अब उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करें तो वो सबसे कम है,
सबसे ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर किसकी होगी? C3 C2 की। तो अब बताओ रिलेशन 1 सही हुआ या 2? सर A1 अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होती है जब कर्वेचर ज्यादा होता है, या उल्टा होता है कर्वेचर ज्यादा होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होती है? कर्वेचर जब ज्यादा है C3 का तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है कि ज्यादा है? कर्वेचर ज्यादा है तो फिर रेडियस कर्वेचर ज्यादा है तो रेडियस कम है। हाँ, तो ये गलत हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो रेडियस छोटी होगी ना। कर्वेचर sir. ज्यादा बड़ा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम। क्या तुम्हें ये रिलेशन समझ में आया कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में? हाँ सर आ गया। ओके, क्या पहले से समझते थे तुम इस चीज को? थोड़ा नहीं। बहुत। अच्छा, तो हमने कुछ नई टर्म्स सीखी। क्या क्या? अपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट रे की बात की। सो हियर ग्रीन कलर लाइन जो है वो नॉर्मल है, और ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको मैं आई से दिखा सकता हूं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे रिफ्लेक्ट होकर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से गई, तो BC is reflected ray. BC is reflected ray. तो क्या तुम बता सकते हो यहाँ ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे बना रही है, उसको क्या मैं I लिखूं, R लिखूं, क्या लिखूं? R अगर R लिखता हूं तो I और R में कोई रिलेशन होगा? यस सर दोनों बराबर होंगे। वेरी गुड, दोनों बराबर होंगे। तो मैं इसको I भी लिख सकता था इसका मतलब, ठीक है। और ये जो पॉइंट मुझे मिला जहां से ये जो प्रिंसिपल एक्सिस को काट रही है रिफ्लेक्टेड रे, इसको मैं मार्क करता हूं कैपिटल F, एंड कैपिटल F इज नोन एज फोकस। इसको हम कहते हैं फोकस। और कैपिटल F की जो दूरी है P से, पोल से, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f से दिखाते हैं। फोकल लेंथ के लिए छोटा f, फोकस के लिए बड़ा f। छोटा f देखो मैंने अलग तरीके से बनाया है, तो स्मॉल f इज फोकल लेंथ। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, तुमको यही फॉलो करना है। जो बात नहीं समझ में आई पूछो। आगे सर। तो ये हमने टर्मिनोलॉजी सीखी रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। So let's go back to the book. Before we move further on spherical mirror, we need to recognize and understand the meaning of few terms. These terms are commonly used in discussion about spherical mirrors. The center of reflecting surface of spherical mirror is a point called the pole. अब तुम्हारी pole से जान पहचान हो गई है। It lies on the surface of the mirror. The pole is usually represented by letter P. The reflecting surface of spherical mirror forms a part of a sphere. This sphere has a center. This point is called center of curvature of the spherical mirror. So are you familiar with center of curvature now? It is represented by letter C. हमने C से दिखाया. Please note that the center of curvature is not a part of the mirror. Mirror का हिस्सा नहीं था, बाहर था, उसके मटेरियल के बाहर था. It lies outside its reflecting surface. The center of curvature of a mirror, concave mirror, lies in front of it. However, it lies behind the mirror. In case of a convex mirror, उसके पीछे होगा. Concave mirror उसके आगे होगा. You may note this in figure 10.2 A and B. तो ये जो फिगर है 10.1 थी, 10.2 में जाना पड़ेगा हमको. Here is 10.2 A and B. कॉनकेव मिरर के आगे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉन्वेक्स मिरर के पीछे है सेंटर ऑफ कर्वेचर. दोनों ही केस में लाइट रेस किधर से जा रही है बच्चों? लेफ्ट टू राइट लिया हमने. कन्वेंशन है हम लाइट रेस को दिखाते हैं मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. The radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part
is called the radius of curvature. ये कहते हैं उसको हम radius of curvature. It is represented by letter capital R. ये standard notation जो हमने follow किया. You may note that the distance PC is equal to radius of curvature. ये भी तुमने लिखा था. Imagine a straight line passing through the pole and center of curvature of a spherical mirror. This line is called the principal axis. जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की. मुख्य अक्ष. कौन सा PAL आ रहा है? PAL, principal. ये हमने सीखा. Remember that principal axis is normal to the mirror at its pole. Let us understand an important term related to mirror through an activity. तो एक और टर्म सिखाना चाह रहे हैं एक्टिविटी के थ्रू, यानी फोकस के बारे में शायद बात करेंगे. देखते हैं. Caution: do not look at the sun directly or even into a mirror reflecting sunlight. It may damage you. रोशनी बहुत तेज होती है बच्चों, जो हमारे रेटिना में सेल्स को जला सकती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि सूरज की तरफ सीधे ना देखें. Hold a concave mirror in your hand and direct its reflecting surface towards the sun. जिधर से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको सूरज की तरफ डायरेक्ट करो. अच्छा, एक्टिविटी में आगे जाने से पहले मेरा एक सवाल तुमसे. बचपन में तुमने लेंस से कागज जलाया होगा. कार्बन पेपर बहुत इजीली जल जाता है, दूसरा कागज भी जल जाता है. लेंस से हम अगर सन रेज को फोकस करें, कॉन्वेक्स लेंस से जो मैग्नीफायर होता है उससे सनरेज को फोकस करें तो हम कागज जला सकते हैं. उससे जो हीट डेवलप होती है, क्या तुमने जलाकर देखा है कागज? यस सर, एक बार. नहीं जलाकर देखा तो जलाकर देखना. चिटपटी भी फोड़ सकते हैं उससे. सनरेज को अगर हम फोकस करें चिटपटी पर तो चिटपटी फूट जाएगी. किसी पटाखे की बत्ती पर फोकस करोगे तो बारूद, उसमें आग लग जाएगी, पटाखा फूट जाएगा. यानी विदाउट ए मैच स्टिक यू कैन आतिशबाजी कर सकते हो. ट्राई बहुत किया था, काम नहीं किया था. ओके. क्या मेरा सवाल है, मिरर से भी हम जला सकते हैं कागज को? सर हाँ सर, व्हाई नॉट. बहुत से बच्चे यहाँ धोखा खा जाते हैं, है ना. तो क्लियरिटी होनी चाहिए हमें. जिस भी ऑब्जेक्ट से अगर हम सनरेज को फोकस कर पा रहे हैं, मीन्स हम हीट को कंसंट्रेट कर रहे हैं, उससे कोई भी चीज जल सकती है. तो आंसर इज यस, कॉनकेव मिरर से हम जला सकते हैं. सोलर कुकर में हम प्लेन मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करें तो इंटेंस हीट डेवलप होगी. सोलर कुकर में खाना पकाने के लिए हम प्लेन मिरर यूज करते हैं. Hold a concave mirror in your hand and direct its reflecting surface towards the sun. Direct the light reflected by the mirror onto a sheet of paper held close to the mirror. Move the sheet of paper back and forth. इस तरह से adjust करो gradually until you find on the paper sheet a bright sharp spot of light. यानी ये होगा focus point उसका. Hold the mirror and the paper in the same position. बिना हिलाए वहां रखो for a few minutes. What do you observe and why? क्या होगा? धुआं निकलने लगेगा और वो कागज जल जाएगा. यहां से हमको लाइफ से भी लिंक करना है इसको. फोकस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों. तो कोई भी काम अगर हम सफलता से करना चाहते हैं देन वी हैव टू फोकस, तभी रिजल्ट्स निकलते हैं. रिजल्ट निकलना मतलब यहां पर तो है कागज का जलना. तो वैसे ही लाइफ में भी कोई भी काम करना है तो रिजल्ट तभी निकलेंगे जब फोकस होगा हमारा. अगर हम इधर उधर भटकते रहे तो काम नहीं बनेगा. तो ये एक्टिविटी तुम्हें करके देखनी है बच्चों. द पेपर एट फर्स्ट बिगिन टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक. इवेंचुअली इट मे इवन कैच फायर. व्हाई डज इट बर्न? जवाब तुम्हारे पास है. द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज्ड at a point as a sharp bright spot by the mirror. In fact, this spot of light is the image of sun on the sheet of paper. This point is the focus of the concave mirror. The heat produced due to the concentration of sunlight ignites the paper. The distance of this image from the position of the mirror gives the approximate value of focal length of the mirror. जब भी आपको focal length पता करनी है किसी भी mirror की या किसी भी lens की, तो उसका जो sharp focus है, sharp focus में लाओ sun rays को, या ट्यूबलाइट से भी रेज आ रही है तो उनको भी ला सकते हो, बल्ब से रेज आ रही है उनको भी ला सकते हो. इमेज आपको दिखेगी ट्यूबलाइट की, बल्ब की या फिर सन की पेपर पर. दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालोगे तो ये रफ मेथड है फोकल लेंथ निकालने का. एग्जैक्ट मेथड हम ऑप्टिकल बेंच पर प्रैक्टिकल करते हुए सीखेंगे. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम. यहाँ पर ये फोकस का बताया है, कॉनकेव मिरर का फोकस कैसे, और वर्चुअल फोकस होगा किसका? कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि एक्चुअल में रेज यहाँ नहीं मिल रही है. एक्चुअल में मिलती तो वर्चुअल नहीं होता, रियल होता. जहां पर रेज एक्चुअल में मिलती होता रियल.
और जहां मिलती हुई लगती हैं पीछे की तरफ बढ़ा दिया हमने, कॉन्वेक्स मिरर ने रेस को रिफ्लेक्ट किया, डाइवर्ज किया, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। डाइवर्जेंस, दूर दूर फैला देना, फैला देना मतलब डाइवर्ज करना, जबकि कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑब्जर्वेशन हेल्प ऑफ रे डायग्राम। रे डायग्राम समझ सकते हैं। ऑब्जर्व फिगर 10.2 a closely. A number of rays parallel to the principal axis are falling on a concave mirror. Observe the reflected rays. They are all meeting, intersecting at a point on the principal axis of the mirror. This point is called the principal focus. इसको हम बोलते हैं principal focus of the concave mirror. Focus भी कह देते हैं simply, और principal focus भी कह सकते हैं उसको। Similarly, observe 10.2b. How are the rays parallel to principal axis reflected by a convex mirror? The reflected rays appear to come from a point, जहां से आती हुई लग रही हैं, appear, आभासी, virtual, वो है focus. This point is called principal focus of the convex mirror, ये रहा F. The principal focus is represented by letter capital F. The distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called the focal length, represented by letter small f. तो बच्चों यहां तक हमने सीखा। The reflecting surface of a spherical mirror is by and large spherical. ये लाइन का मीनिंग तुम्हें समझ में आया तो ठीक है, मुझे तो नहीं समझ में आया। The surface then has a circular outline. The diameter of the reflecting surface of spherical mirror is called its aperture. Aperture हम समझ चुके हैं। In figure 10.2, distance mn represent the aperture. Okay. Aperture is the mn distance. Okay. Approximately इसको हम कई बार मिरर का diameter कह देते हैं। एक्चुअल में diameter और aperture में थोड़ा अंतर होता है, पर roughly small अपर्चर वाले मिरर्स के लिए हम मान लेते हैं उसको। We shall consider in our discussion only such spherical mirrors whose aperture is much smaller than its radius of curvature. तो स्मॉल अपर्चर के मिरर ही हम ट्रीट करेंगे। क्यों, उसका कारण आगे समझाऊंगा मैं। मिरर में कई डिफेक्ट आ जाते हैं। Is there a relationship between the radius of curvature capital R and focal length f of a spherical mirror? वो रिलेशनशिप हमें पता करनी है। छोटा सा एक डेरिवेशन है बच्चों। For spherical mirrors of small apertures, the radius of curvature is found to be equal to twice the focal length. ये रिलेशन होता है। यानी इस डायग्राम की बात करूं मैं तो ये जो पॉइंट F है, इट इज सेंटर पॉइंट ऑफ लाइन CP, यानी CF इक्वल टू FP एंड F इज एट सेंटर ऑफ CP। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं। This implies that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and center of curvature. तो आज के लेक्चर में इतना